गुड मॉर्निंग जी। मैं हाफिज़ बिलाल अहमद साबरी और जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान 22 टू 23 आप हमारे यहाँ पेश किया जा चुका है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। ये वो शेर है जो हमारे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी बजट की स्पीच के दौरान पढ़ा। और जब ये शेर पढ़ा जा रहा था वज़ीर ख़जाना की तरफ से, तो उसी वक्त ये बात अयां थी कि मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। और उन्होंने अपनी बजट की तकरीर में कहा कि पाकिस्तान को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे और हम मुश्किल फ़ैसले लेने के लिए तैयार हैं और कौम भी इसके लिए तैयार रहे। अब ये मुश्किल फ़ैसले क्या हैं और कौम इसके लिए कैसे तैयार है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस बजट की हाइलाइट्स क्या हैं और इसके एम्स क्या हैं। 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ की वर्थ का ये बजट पेश किया गया, फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें एम्स इकनॉमिक ग्रोथ 5% तक टारगेट सेट किया गया, जो हालांकि लास्ट टाइम 6.2 थी। नेक्स्ट ये है कि फ़िस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया गया या किया जाएगा, और टू सिक्योर आईएमएफ बेल आउट पैकेज, आईएमएफ का बेल आउट पैकेज को सिक्योर करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। फ़िस्कल डेफिसिट का कम करने की कोशिश की गई। लास्ट ईयर 7.1% था, अब उसको 4.9% करने का एम है इस बजट में। और टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो लास्ट टाइम 9% था, उसको इंक्रीज़ करके 9.2%। ऑब्वियसली ये दो तीन लास्ट जो पॉइंट है, आईएमएफ का बेल आउट पैकेज है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल है और टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, इनसे यही पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद मुश्किल और मज़ीद महंगाई की तरफ जाएंगे। और वो हमें आइडिया हो भी चुका है। बजट पास हुए आलमोस्ट 1 वीक और 1.5 वीक हो चुका है और हमें आइडिया हो चुका है कि कितने मुश्किल हालात की तरफ इकॉनमी जा रही है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की इकॉनमी को जो रिस्क दरपेश हैं वो इस बजट में डिस्कस हुए हैं। उसमें एक तो ये है कि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से पाकिस्तानी इकॉनमी को काफ़ी रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा फूड प्राइसेस और जो ऑयल प्राइसेस हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा शार्पनिंग इंक्रीज़ हो रहा है और वो काफ़ी इकॉनमी के लिए डिस्टर्बिंग होते हैं हमेशा से ही। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की एक न्यूज़ भी आई हुई है कि जो फूड क्राइसिस है, खैर ये तो इंटरनेशनल इश्यूज़ है, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, मॉनेटरी टाइटनिंग और मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी टाइट की जा रही है स्टेट बैंक की तरफ से और मॉनेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होगी। अब ये कैसे होगी ये हम आगे जाके जो क्रिटिकली हम देखेंगे इस बजट को, उसमें भी ये पॉइंट्स हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि मॉनेटरी टाइटनिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन की वजह से हमारे यहाँ क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। अब एक्सपेंडिचर इस बजट में हमने कहाँ करने हैं। अकॉर्डिंग टू द फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान 22 टू 23, फेडरल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ के एक्सपेंडिचर हैं, जिनमें से 800 बिलियन रुपीज़ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए रखे गए हैं और 699 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडीज़ इस बजट में अनाउंस की गई हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो लास्ट ईयर 1.48 ट्रिलियन रुपीज़ थे, इस दफ़ा 1.52 ट्रिलियन रुपीज़ का रखा गया है। और इसके अलावा जी, हेल्थ और एजुकेशन के लिए हमेशा की तरह बुरी ख़बर ही है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए 90.86 बिलियन रुपीज़ जो लास्ट ईयर थे, वो कट करके 90.55 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं। दो एजुकेशन सेक्टर में इतना ज़्यादा कट नहीं लगाया गया, लेकिन अगर हम हेल्थ सेक्टर को देखें तो लास्ट ईयर 154.49 बिलियन रुपीज़ थे। 154.49 बिलियन रुपीज़ थे लास्ट ईयर, और इस दफ़ा हेल्थ बजट को सिर्फ 19.03 बिलियन रुपीज़ फेडरल बजट में रखे गए हैं। ये हमारे पास चंद मेन एक्सपेंडिचर्स हैं इस बजट में। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को बड़ा ब्रेक थ्रू लगा
और काफ़ी उसमें डाउनफॉल आया इनकी एक्सपेंडिचर्स में। अब रेवेन्यू के सोर्सेज हमारे पास क्या है? रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया 7 ट्रिलियन रुपीज़ का, और जिनमें से 96.41 बिलियन रुपीज़ जो हैं ये प्राइवेटाइजेशन से हमारे पास आने की उम्मीद है, और 2% एडिशनल टैक्स ऑन इनकम टैक्स पेयर, मतलब जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, जो टैक्स पेयर्स हैं जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनमें 2% मज़ीद लगेगा। अब इसको भी हम थोड़ा सा क्रिटिकली आगे जाके देखेंगे। हमारे पास देखें, अब ऐसे हमारे पास जब इतने मुश्किल और क्रिटिकल सिचुएशन है इकोनॉमी में, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि ड्यूटीज़ को या जो टैक्स है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसी हद तक किसी चीज़ को कम किया जाना चाहिए था। बहरहाल इस हुकूमत ने एक कुछ चीज़ों पर, जैसा कि साइड पे मैंने एज अ प्रूफ न्यूज़ भी लगाई हुई है डॉन की कटिंग, और उसमें ये है कि कुछ चीज़ों पर सपोज़ करें यहाँ पे जैसे लिखा गया 3 सेक्टर्स हैं, उसमें हमारे पास ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया। इसके अलावा प्राइमरी सेक्टर के जो टारगेट्स हैं वो कैसे अचीव करने हैं वो बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया इस बजट में। ये एक लूप होल है इस बजट का। इसके अलावा 1600 और अबव सीसी कार्स पर, व्हीकल्स पर टैक्स लगा दिया गया, ये अच्छा डिसीजन है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके ऊपर 2% इजाफी टैक्स लगा दिया गया। और जब पाकिस्तान जैसे इकोनॉमीज़ में फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और हमें, मेरा ख्याल है ये चाहिए था कि जो हाइब्रिड कार्स हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उन पर सब्सिडी दें या उनको टैक्स पे थोड़ा सा रिलीफ दें, ताकि लोग वो गाड़ियाँ, वो व्हीकल्स यूज़ करें जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जो हाइब्रिड कार्स हैं, और उससे फ्यूल सेविंग और फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल सेविंग की तरफ जाया जा सके, फ्यूल कंजम्पशन कम हो कंट्री में, और हमारा जो एक इंपोर्ट्स हमारी होती हैं उनमें एक बहुत बड़ा बर्डन हमारे ऊपर फ्यूल के इंपोर्ट्स का है, वो कम से कम किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर 100% से 200% तक टैक्स की रेशो बढ़ा दी गई है जी। इसके अलावा सैलरीड पर्सनस पर जो टैक्स है, अच्छा, इस हुकूमत ने एक ये 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम के जो लोग हैं उनको टैक्स छूट दे दी है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने, ये कुछ स्पेसिफ़िक लोग हैं, सपोज़ करें पाकिस्तान में 1000 लोग हैं जो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम महीना कमाते हैं, उनको तो आपने टैक्स छूट दे दी, लेकिन इसके अलावा और इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स हैं, जीएसटी है, कि उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी इनकम 1000 से 600 700 रुपया पर डे है। मतलब आपने, हुकूमत ने उन लोगों की फेवर लेने के लिए 6 लाख से 12 लाख तक जो आमतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं, लोअर स्केल्स के मुलाजमीन, उनकी फेवर लेने के लिए उनको टैक्स छूट दे दी। लेकिन क्योंकि वो इकनॉमिक्स की एबीसी से वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए उन्होंने हुकूमत की तारीफ़ की और ये कहा कि ठीक है, जो ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको ये बात नहीं पता या इस बात का आइडिया नहीं है कि यहाँ से हुकूमत ने छूट देकर आप लोगों को, हम लोगों को, तो उस जगह पर जाके चोट लगाई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों पर और गरीब लोगों पर, मतलब घी महंगा हो गया। घी आम लोग ने, जिसकी इनकम 600 रुपया पर डे है, जिसकी दिहाड़ी 700 रुपया है, उसने भी लेना, और जिसकी इनकम सपोज़ कर लें 5000 रुपीज़ पर डे है, उसने भी लेना। तो ऐसी अशिया पर वो वाला टैक्स लगाया गया गवर्नमेंट ने कि जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो। ऑब्वियसली फ़िस्कल डेफिसिट भी हुकूमत ने कम करना है। अभी हमने जैसे शुरू में पढ़ा था, तो ये फ़ैसला, इसको बहुत सारे सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं जो अपने एनालिसिस में इसको अच्छा शगुन नहीं करार दे रहे। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ इसको अप्रूव नहीं करेगा। अब आईएमएफ का अप्रूव करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आईएमएफ से हमें बेल आउट पैकेज चाहिए, और इसलिए हमें आईएमएफ की शराइत पर ही ये बजट पास करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने पास कर भी लिया मौजूदा बजट,
ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने, जो पास हो भी जाएगा क्योंकि फ़ॉर्चुनेटली ये पहला पाकिस्तान का बजट है जो बग़ैर किसी शोर के और बग़ैर किसी एहतजाज के और विदाउट यूजिंग द हेडफोन्स ये पेश किया गया पाकिस्तान में। इसके अलावा सप्लाई चेन और स्मॉल रिटेलर्स पर टैक्स का कोई ज़िक्र नहीं किया गया, हालांकि इनकी बड़ी तादाद है, इनके ऊपर भी टैक्स होना चाहिए था, चाहे कम रेशियो से हो। पाकिस्तान जैसे कंट्री में आईएमएफ यही कहता आ रहा है कि टैक्स बर्डन बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट को इंक्रीज़ किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो टैक्स के धारे में नहीं आते उनको टैक्स के धारे में लाया जाए, ना कि जो दे रहे हैं उन्हीं पर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज़ किया जाए। तो ये एक इस हुकूमत ने किया कि टैक्स के धारे से लोगों में शामिल करने के बजाय उनको टैक्स के धारे से माइनस कर दिया गया। जैसे अभी मैंने यहाँ बताया कि बजट में 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम के जो लोग हैं उनको टैक्स नेट से एमिट किया गया। इसके अलावा सप्लाई चेन और स्मॉल रिटेलर्स पर क्या टैक्स की रेशियो है वो मेंशन ही नहीं किया गया। तो आईएमएफ इस बजट को पास नहीं करेगा, और अगर आईएमएफ को खुश करने के लिए ऑब्वियसली इस हुकूमत ने या कोई भी हुकूमत है, सिर्फ मिफ्ता इस्माइल की गवर्नमेंट नहीं, किसी की भी हो, उन्होंने आईएमएफ को खुश करने के लिए बाद में मिनी बजट जैसे इक़दामात होते रहेंगे जिसमें आईएमएफ की जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी उनको पूरा करने के लिए चेंजेस होती रहेंगी। और इसी बात को देखते हुए अभी आगे हमने यहाँ पे 4 to 5 न्यूज़ आईएमएफ से रिगार्डिंग लगाई है कि आईएमएफ इज़ नॉट हैप्पी विद दिस 22 to 23 बजट, और पाकिस्तान बजट इज़ नॉट इनफ टू अनलॉक आईएमएफ लोन। मतलब आईएमएफ को अभी भी इश्यूज़ हैं, और ऑब्वियसली जब टैक्स नेट से लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और कुछ लोगों पे टैक्स की रेशो बढ़ा दी जाएगी, तो जिसने आपको पैसे देने आईएमएफ की, वो चाहे बात सही करे या गलत करे, एनी हाउ वो आपको माननी तो पड़ेगी। और आईएमएफ एश्योर्ड ऑफ कट इन फ्यूल पावर सब्सिडीज़, फ्यूल की जो प्राइसेस हैं उसमें अभी सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। जब ये बजट बना उसमें पेट्रोल की प्राइसेस में सेल्स टैक्स शामिल नहीं था, और जब सेल्स टैक्स शामिल होगा तो पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ जाएंगी। अभी तो 24 रुपये बढ़ा है, और मज़ीद फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज़ होना बाकी है, क्योंकि अभी उसमें सेल्स टैक्स शामिल होगा। और आईएमएफ को भी, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूज़ भी लगाई हुई है, कि उनको एश्योरेंस दी गई है कि सब्सिडीज़ को रिड्यूस किया जाएगा फ्यूल प्राइसेस पर, तो इसकी प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। इसके अलावा मतलब आईएमएफ को सेटिस्फाई करना है, उनको पैसिफाई करने के लिए जो होना हुआ, जो भी बल पड़ा, वो जो भी बन पड़ा वो लाजमी काम होगा। इसके अलावा एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि लास्ट वीक हमारे पास एसपीआई जो था वो 24% था, जो ऑलरेडी पहले बहुत हाई है। अभी एसपीआई में, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में, फ्यूल प्राइसेस शामिल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो चार्जेस हैं वो शामिल नहीं है, और जब वो शामिल हो जाएंगे तो एसपीआई विल बी हायर दैन 26-28, मतलब ये 28 to 30 के दरमियान, 31 के दरमियान होगा। और इसका मतलब कि इन्फ्लेशन या महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उनके दौर में 11.7% इन्फ्लेशन रेट था, हमें बहुत महंगाई लगती थी। और अब मौजूदा गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया कि 11% होगा, लेकिन जो बजट में सेट किया 11% होगा, लेकिन जो हालात हैं और जिस तरह इकनॉमिक कंडीशन और इकनॉमिक सिचुएशन जा रही है, ये हमारे पास इन्फ्लेशन रेट ये मोर देन 12% होगा, इससे नीचे आ ही नहीं सकता, क्योंकि एसपीआई आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन रेट विल बी हायर देन 12%। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट रेट, अभी जो हमने शुरू में बात की थी कि मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत इंक्रीज़ होगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने का मतलब बिज़नेस को बहुत मुश्किल हालात की तरफ लेकर जाना है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट और एसपीआई इंक्रीज़ हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, और डॉलर का रेट कहाँ जा रहा है, तो इंटरेस्ट रेट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन बिटवीन 25 to 30% तक होगा। जब इंटरेस्ट रेट इतना हाई होगा तो उसका इम्पेक्ट ये होगा
ये पड़ेगा कि नए लोग बिज़नेस में नहीं आ सकेंगे। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से लोग बैंक से पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि उनको हैवी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। जब वो बैंक से पैसे नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो न्यू बिज़नेस नहीं इस्टेब्लिश होंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो हमारे पास इकोनॉमी काफ़ी जो है क्रिटिकल सिचुएशन में और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में जाने का चांस भी है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? ये फोरकास्ट किया जा रहा है जो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स हैं उनसे। ये किसी की अपनी राय नहीं है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनसे ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इन्फ्लेशन बहुत हाई होने वाला है। इसका मतलब कि जो मिफ्ता इस्माइल ने शेयर पढ़ा था वो बिल्कुल सही पढ़ा था, और हमें इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। जी, अब इस बजट में एक लूप होल ये रह गया कि बजट से पहले इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेश किया गया, जिसमें इकनॉमिक इंडिकेटर्स की वैल्यूज़ और थीं, जबकि जो बजट पेश किया गया 22 टू 23 उसमें वैल्यूज़ और थीं। तो एनी हाउ हम ये देखते हैं कि कौन सी सही है। अब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताना चाहिए कि बजट वाली वैल्यूज़ ठीक हैं या फिर जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में वैल्यूज़ बताई गई हैं वो ठीक हैं। ग्रोथ रेट 6.1% था लास्ट ईयर। रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके, और रोशन डिजिटल अकाउंट में बहुत ज़्यादा चेंज आया। इसके अलावा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ हुई लास्ट ईयर, जो 4.4% और 9.5% है रिस्पेक्टिवली, जो काफ़ी अरसे बाद हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में 6.2% ग्रोथ हुई, जो बड़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट शुमार किया जाता है हमारी जैसी इकोनॉमीज़ में। और स्टॉक मार्केट का क्या हाल है वो आप जानते ही हैं कि वो क्रैश की जा चुकी है, ऑलमोस्ट ये हालात हैं। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि जो ग्रोथ रेट है वो 6.1% है, लास्ट ईयर था। पाकिस्तान में 90s के बाद से अब तक किसी भी इकनॉमिक ईयर में 6.1% ग्रोथ रेट नहीं हुआ। ये एक बड़ी फॉर्चुनेट और बड़ी अच्छी न्यूज़ पाकिस्तान के लिए कि लास्ट ईयर ग्रोथ रेट, हालांकि 19-20 और बड़े सारी दुनिया में कोविड के साल थे जिसमें इकोनॉमी और काफ़ी स्लो डाउन थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं थी, उसके बावजूद 21 में जो ग्रोथ रेट है वो 6.1% थी। हाँ, सिर्फ 2018 में 2018 में 6.2% हुई थी, लेकिन इसके अलावा 1990 से अब तक किसी भी ईयर 6.1% से ज़्यादा ग्रोथ मैयर नहीं की गई। अब हमें करना क्या चाहिए? देखें जी, इतने मुश्किल हालात हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, और उन्हें कह दिया हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, और हम उसके लिए तैयार हैं और कौम इसके लिए तैयार रहे। सबसे पहले तो बी पाकिस्तानी एंड लिव फॉर पाकिस्तान। हमारे पास आम मीडियोकर फैमिलीज़ के पास, जो मिडिल क्लास के पास, अब तो जो हायर क्लास है उसके पास भी इतने पैसे नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो बाहर के मुल्कों में जाके सेटल हो सके, बाहर जा सके, या फिर खुदा न खासा श्रीलंका वाला हाल हो तो पाकिस्तान के हम लोग जो हैं बाहर किसी मुल्क में जाके सेटल डाउन हो जाए। ऐसा नहीं है। हमें यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है और यहीं ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना खुद को। सबसे पहले तो इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाना चाहिए, यानी डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स डिक्रीज़ करनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए। लग्जरीज़ गुड्स की डिमांड को डिस्करेज करना चाहिए। डोमेस्टिक और लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स को हम ख़रीदेंगे, उनके पास पैसा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बूम आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी।
अगर हमने फॉरेन गुड्स ख़रीदी, हमने इंपोर्टेड गुड्स ख़रीदी, तो वो लोकल लेवल पे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। जो पैसा है वो बाहर जाएगा, जिससे जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो मज़ीद डेप्रीशिएट होगा और डॉलर जो है वो अप्रीशिएट होगा। ये इकोनॉमी के लिए पहले ही इस वजह से काफ़ी बुरे हालात हैं। बेसिक नीड्स पर फोकस करना चाहिए रादर दैन हम लग्जरीज़ पर फोकस करें। तो बस सिर्फ ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम ये कर सकते हैं कि लोकल गुड्स को, चाहे कोक है या पेप्सी है, इसके बजाय लोकल गुड्स को हम सपोर्ट करें, लोकल सिगरेट्स को हम सपोर्ट करें। इसके अलावा हम ऐसा नहीं है, अगर हम चंद अरसे के लिए कोई आईफोन का नया मॉडल आ गया, कोई जैपनीज़ कार आ गई, हम उसको अगर नहीं ख़रीदेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम थोड़े अरसे के लिए उसी पे गुजारा कर लें और बेसिक नीड्स और लोकल गुड्स एंड सर्विसेज पर हम अगर अपने एक्सपेंडिचर करेंगे तो पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं। अब मेरा होपफुली ये वीडियो एक शॉर्ट सी इकनॉमिक बजट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान 22 to 23 पर जो बनाई गई, आपको ये पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे एक आंसर रिक्वायर्ड होगा कि ये आप लोग बताएं काइंडली कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन वगैरह वगैरह जो यूएसए के ब्लू आइड नेशंस हैं, वो रशिया से ट्रेड भी कर रहे हैं और रशिया से लेन देन भी है, उनकी आर्म्स की ट्रेडिंग भी हो रही है, रशिया से फ्यूल की हो रही है। तो वाई ओनली पाकिस्तान? सिर्फ पाकिस्तान ही रशिया से क्यों ऑयल ट्रेड नहीं कर सकता, ऑयल नहीं ख़रीद सकता, फ्यूल नहीं ख़रीद सकता? वाई ओनली पाकिस्तान? जबकि पाकिस्तान रशिया से गंदम ले रहा है, इसके अलावा कुछ और बेसिक नीड्स हैं वो ख़रीद रहा है पाकिस्तान रशिया से, लेकिन पाकिस्तान ऑयल क्यों नहीं ले सकता? ये क्वेश्चन आप यहाँ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।